तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कई सारी पावर्स एंड एबिलिटीज ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा अंडररेटेड रह गई है। फिर चाहे वो लोकी की ड्यूरेबिलिटी हो, हाइमडल का मैजिक हो, थॉर की स्पीड हो या फिर थैनोस की लॉन्गेविटी हो, और इनके जैसी और भी कई सारी सुपर पावर्स है या फिर एबिलिटीज है जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अंडररेटेड रह गई है या फिर उन्हें उतना अटेंशन नहीं मिल पाया जितना कि उन्हें मिलना चाहिए था। तो आज हम ऐसी ही कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करेंगे जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अंडररेटेड रह गई है, और वो कौन कौन सी पावर्स है यह जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो हमारी इस लिस्ट में पहली पावर है स्पाइडर सेंस। तो स्पाइडरमैन की स्पाइडर सेंस को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पीटर टिंगल नाम देकर एक कॉमेडिक वे में प्रेजेंट किया गया। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ज्यादातर फोकस स्पाइडरमैन की वेब स्विंगिंग और स्ट्रेंथ पर किया गया, जो कि बहुत जरूरी भी है। लेकिन स्पाइडर सेंस के बिना स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है, उसमें थोड़ी सी कमी नजर आती है। अब तक हमने एमसीयू में बहुत ही कम जगहों पर पीटर पार्कर को अपना स्पाइडर सेंस यूज करते देखा है, जिसमें स्पाइडर सेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें मिलता है स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में, जहां पर ग्रीन गॉब्लिन को कुछ करने से पहले ही पीटर उसे सेंस कर लेता है, और स्पाइडर सेंस की मदद से स्पाइडरमैन उन चीजों को भी देख पाता है जिसे कि बाकी लोग नहीं देख पाते हैं। इसके साथ ही इससे वो आने वाले थ्रेट्स या फिर डेंजर को पहले ही सेंस कर पाता है। एमसीयू में हमें जहां पर भी स्पाइडर सेंस मेन फोकस में दिखा है, वहां पर सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस और सीरियस थी, जिसकी वजह से हमें इस पावर का डेप्थ लुक भी देखने को मिलता है और पता चलता है कि स्पाइडरमैन आने वाले डेंजर से पहले ही उसे कैसे सेंस कर लेता है। और इतनी ऑसम पावर होने के बावजूद भी मूवी में हमारा ध्यान इस पर नहीं जाता है, हमें बस दिखता है तो स्पाइडरमैन का ऑसम कॉस्ट्यूम, उसकी वेब स्विंगिंग और उसकी स्ट्रेंथ, लेकिन हमने कभी भी उसकी स्पाइडर सेंस को उतना अटेंशन नहीं दिया जितना कि उसे मिलना चाहिए था। और शायद इसी वजह से यह पावर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वन ऑफ द अंडररेटेड सुपर पावर बन जाती है। हमारी इसी लिस्ट में सेकंड पावर है थॉर की स्पीड। तो थॉर रैग्नारोक मूवी में जब थॉर अपनी सभी पावर्स को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेता है, तब हमें उसकी कई सारी इंप्रेसिव पावर्स देखने को मिलती है जो कि हमें अब भी याद है, लेकिन तब भी थॉर की स्पीड हमेशा से ही अंडररेटेड रही है। वैसे थॉर की स्पीड का सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल हमें अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में ही देखने को मिला था, जहां पर थॉर क्विकसिल्वर की स्पीड को मेजर करके या फिर समझकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए मियलनिर को फेंकता है, और अपनी स्पीड की वजह से ही अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में थॉर थैनोस की आर्मी के बीच से स्टीम रोल करते हुए निकल पाता है। लेकिन तब भी थॉर को सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ और उसकी लाइटनिंग पावर्स के लिए ही जाना जाता है, और उसकी स्पीड एंड एजिलिटी एमसीयू में आज भी बहुत ज्यादा अंडररेटेड रही है। मे भी आने वाली किसी मूवीज में थॉर की स्पीड एंड एजिलिटी को अच्छे से फोकस में दिखाया जाए ताकि उसकी यह पावर्स भी अंडररेटेड ना रहे। हमारी इसी लिस्ट में तीसरी पावर है लोकी की ड्यूरेबिलिटी। तो जब दी एवेंजर्स मूवी में हल्क लोकी को कपड़े की तरह पटक पटक कर धोता है, तो वो मोमेंट लोकी की लाइफ का सबसे रोस्ट मोमेंट था। लेकिन उससे एक बात जरूर पता चलती है कि लोकी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि जहां हल्क के एक स्मॉल किक से एमिल ब्लॉन्स्की की बॉडी की सारी हड्डियां टूट जाती हैं, लेकिन वही हल्क ने जब लोकी को बार बार उठाकर पटका है, उसके बाद भी लोकी बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हुआ और वो बिल्कुल ही सही सलामत था, एकदम ठीक हालत में था। लोकी की इंप्रेसिव ड्यूरेबिलिटी की वजह से ही वो बिना इंजर्ड हुए थॉर से फाइट कर पाता है, और सुपर सोल्जर कैप्टन अमेरिका के अटैक्स को भी वो इजीली सर्वाइव कर पाता है, बिकॉज उसकी सुपीरियर फिजियोलॉजी ही इस तरह की है कि वो किसी भी तरह के अटैक को सर्वाइव कर पाता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लोकी हमें ज्यादातर अपने ट्रिक्स और मैजिक का यूज करते हुए ही दिखाया गया है, लेकिन उसके सभी बुरे और अच्छे कामों में उसकी ड्यूरेबिलिटी उसका सबसे ज्यादा साथ देती है, और उसी की वजह से वो इतने बड़े बड़े पंगे ले पाता है। लेकिन तब भी लोकी की ड्यूरेबिलिटी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक अंडररेटेड सुपर पावर है। हमारी इसी लिस्ट में नंबर 4 पर जो पावर आती है वो है हाइमडल का मैजिक। तो हाइमडल की अक्रॉस द यूनिवर्स देखने की एबिलिटी उसे बहुत ही ज्यादा खास बनाती है, और उसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में काफी अच्छे से दिखाया भी गया है। तो रैग्नारोक मूवी की फाइनल बैटल में हेला की आर्मी के साथ जब बाइफ्रोस्ट पर फाइट हो रही थी, तब हाइमडल की फाइटिंग स्किल्स को भी काफी अच्छे से दिखाया गया। लेकिन जो बात हाइमडल को एमसीयू का ट्रू हीरो बनाती है वो है उसका मैजिक। एमसीयू में हाइमडल ने अपने डार्क मैजिक को आखिरी बार थैनोस के अगेंस्ट अवेंजर को प्रिपेयर करने के लिए हल्क को अर्थ पर भेजने के टाइम किया था, जहां उसने हल्क को स्पेस से लाखों मील दूर भेजा था, और यह उसके मैजिक की सबसे इनक्रेडिबल फीट भी थी। लेकिन तब भी इस बारे में बहुत ही कम बात की जाती है, और यह मैजिकल पावर भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक अंडररेटेड सुपर पावर बनकर रह गई है। हमारी इसी लिस्ट में नंबर 5 पर जो सुपर पावर आती है वो है स्टार लॉर्ड का एनर्जी मैनिपुलेशन करना। स्टार लॉर्ड को एमसीयू में एक मार्क्समैन और गैजेट्स को यूज करने वाला कैरेक्टर दिखाया गया है, लेकिन कॉमिक्स में स्टार लॉर्ड के पास एनर्जी मैनिपुलेशन जैसी एडिशनल एबिलिटीज भी है। स्टार लॉर्ड की यह पावर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में एक्टिवेट भी होती है, लेकिन ईगो की डेथ के साथ उसकी यह पावर फिर से खत्म भी हो जाती है। स्टार लॉर्ड की इस पावर को हमने रोनन के अगेंस्ट भी यूज करते हुए देखा था, चाहे वो बाकी गार्डियंस के साथ मिलकर पावर स्टोन की एनर्जी को कंट्रोल करके रोनन के अगेंस्ट ही यूज करता है।
और यह स्टार लॉर्ड की एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर की कुछ पावरफुल फीट्स थी जो कि एमसीयू में अंडररेटेड ही रह गई है, या फिर उसे उतना अटेंशन नहीं मिल पाया जितना कि मिलना चाहिए था। हमारी इसी लिस्ट में नंबर 6 पर जो पावर आती है वो है ब्लैक पैंथर का हीलिंग फैक्टर। तो ब्लैक पैंथर को हार्ट शेप हर्ब की वजह से कई तरह की सुपर ह्यूमन एबिलिटीज और पावर्स मिलती हैं, जो कि हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी देखा है। लेकिन टिचाला की फिजियोलॉजी, जिसमें उसका हीलिंग फैक्टर भी शामिल है, वो नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है और वो भी एमसीयू में अंडररेटेड ही रह गया है। किलमॉन्गर वर्सेस टिचाला की फाइट में किलमॉन्गर टिचाला को बुरी तरह से हराता है और उसे चट्टान से नीचे भी फेंक देता है। और इतना कुछ होने के बाद भी जब टिचाला को वो हार दी जाती है तो वो कुछ ही टाइम के बाद अपनी पूरी ताकत के साथ किलमॉन्गर से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। और इससे हमें यह पता चलता है कि टिचाला का हीलिंग फैक्टर कितना फास्ट है, और इतना फास्ट हीलिंग फैक्टर होते हुए भी वो एमसीयू में अंडररेटेड ही रह गया है, क्योंकि उसके ऊपर किसी का अटेंशन गया ही नहीं। बस उनको दिखा तो ब्लैक पैंथर का वाइब्रेनियम सूट, उसके क्लॉज और उसकी स्ट्रेंथ। हमारी इसी लिस्ट में नंबर 7 पर जो पावर आती है वो है स्कारलेट विच का फियर मैनिपुलेशन करने की पावर। तो स्कारलेट विच ने अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल पर यूज किया था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में, जहां पर उसने कमरताज में एंटर करते ही वहां पर मौजूद सभी सॉर्सरर्स के दिलों में एक डर पैदा कर दिया था। स्कारलेट विच की फियर को क्रिएट करने की एबिलिटी एमसीयू में बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, क्योंकि एमसीयू में स्कारलेट विच की दूसरी डिस्ट्रक्टिव पावर्स या फिर एबिलिटीज को ऑन स्क्रीन ज्यादा दिखाया गया है या फिर उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। लेकिन बिना फिजिकली प्रेजेंट हुए अपने ओपोनेंट के हार्ट में फियर क्रिएट करने की यह एबिलिटी बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव और सरप्राइजिंग थी, लेकिन इसे भी इतना अटेंशन नहीं मिल पाया जितना कि मिलना चाहिए था, और शायद इसी वजह से यह पावर भी एमसीयू में अंडररेटेड ही रह गई है। हमारी इसी लिस्ट में नंबर 8 पर जो पावर आती है वो है थैनोस की लॉन्गेविटी। तो भले ही थैनोस ज्यादा ओल्ड ना दिखता हो, लेकिन इन्फिनिटी वॉर तक थैनोस लगभग 1000 साल से भी ज्यादा की उम्र का था। इतने टाइम तक जिंदा रहने के बाद थैनोस ने खुद को ये कन्विंस किया कि वो सबसे बेस्ट है। ऑन स्क्रीन हमें थैनोस की सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और फाइटिंग स्किल्स के साथ ही इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए उसका पागलपन दिखता है, लेकिन तब भी वो थैनोस की लॉन्गेविटी ही है जो कि उसे मैड टाइटन बनाता है। थैनोस ने पूरे सोलर सिस्टम में तहलका मचा दिया था, क्योंकि वो कई सेंचुरीज तक जिंदा रह सकता था। अपनी लॉन्गेविटी से ही थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में इतना नॉलेज गेन कर पाया और उन्हें हासिल करके उन्हें असेंबल कर पाया, और यह सब वो सिर्फ अपनी लॉन्गेविटी की वजह से ही कर पाया है। उसका जितना भी बड़ा मिशन होता है उन्हें वो कंप्लीट कर पाता है अपनी लॉन्गेविटी की वजह से। लेकिन तब भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थैनोस की यह एबिलिटी बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, जिसके ऊपर किसी का ध्यान गया ही नहीं, और यह पावर उतना अटेंशन ग्रैब कर ही नहीं पाई जितना कि उसे अटेंशन मिलना चाहिए था। हमारी इसी लिस्ट में नंबर 9 पर जो एबिलिटी आती है वो है अल्ट्रॉन की कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करने की एबिलिटी। तो अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखाया गया कि अल्ट्रॉन खत्म हो चुका है, लेकिन अल्ट्रॉन अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर कर सकता है, जो कि अल्ट्रॉन की इंप्रेसिव एबिलिटी है। अपनी इस एबिलिटी से अल्ट्रॉन इंटरनेट की मदद से कहीं पर भी जा सकता है और खुद को विजन जैसी पावरफुल बॉडी में ट्रांसफर भी कर सकता है। इसके अलावा हमने व्हाट इफ में भी देखा कि अल्ट्रॉन कितना खतरनाक हो सकता है, जहां उसने अपना मिशन पूरा कर दिया और वो यूनिवर्स में हर जगह पर प्रेजेंट था। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में अल्ट्रॉन की दूसरी पावर्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया, तो वही व्हाट इफ की एनिमेटेड सीरीज में अल्ट्रॉन की इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने की जर्नी के ऊपर फोकस किया गया, जिनकी वजह से अल्ट्रॉन की यह कॉन्शियसनेस ट्रांसफर करने की एबिलिटी उतनी ज्यादा फोकस में नहीं आ पाई, और शायद इसी वजह से यह एबिलिटी भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अंडररेटेड ही रह गई है। तो यह थे कुछ ऐसे पावर्स या एबिलिटीज जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड ही रह गए, या फिर उन्हें उतना अटेंशन नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए था। खैर, अगर मैंने इस वीडियो से रिलेटेड कोई डिटेल मिस कर दी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, या फिर अगर कोई और भी सुपर पावर है जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अंडररेटेड रह गई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, उसे पार्ट 2 में इंक्लूड कर लेंगे। और आज की इस वीडियो में मैंने जो जो पावर्स बताई है, इनमें से आपकी फेवरेट पावर कौन सी है यह भी कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, बिकॉज यू आर सुपर BNP। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.